तो आज स्टार्ट करते हैं अपने साइंस के चैप्टर नंबर 2 को। अम्ल, क्षार एवं लवण को क्लास 10th का है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें अम्ल पढ़ना है, क्षार पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है। कुछ सामान्य लवण भी पढ़ने हैं, तो देखते हैं हम इसमें काफ़ी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, अम्ल को। तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जल में मिलाने पर वो क्या हो जाए? वियोजित हो जाए, और वियोजित होकर हमें क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे, मतलब H+ आयन्स देंगे। उनको ही हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और H+ आयन्स को आप क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और इस हाइड्रोनियम आयन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H3+O। हाइड्रोनियम आयन को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गई अम्ल की परिभाषा। अब हमारे पास कितने प्रकार के अम्ल हैं देखिए। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HCOOH है, CH3OOH है, ठीक है ना, एटसेट्रा। हमारे पास बहुत सारे अम्ल हैं। तो कुछ अम्ल लिखे हुए हैं आपके सामने एग्जाम्पल में, उन्हीं के मैंने नीचे नाम लिख दिए हैं। तो देखते हैं हमने क्या नाम लिखे हैं इनके। HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल हो गया ये, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HCOOH आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। और CH3COOH क्या होता है? आपका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। इनके नाम लिखे हुए हैं। फिर अम्ल हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं और वियोजित होकर हमें अधिक मात्रा में H+ आयन्स दें, ठीक है ना। वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं और वियोजित होकर हमें क्या दें? अधिक मात्रा में H+ आयन्स दें। तो वो हमारे वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं और अधिक मात्रा में आपको क्या दें? H+ आयन्स दें, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं आपके? ऊपर हमने कई सारे अम्ल देखे थे, उसमें से प्रबल अम्ल हमारा HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, एटसेट्रा। हमें यही 3 अम्ल पढ़ने हैं अपने इस चैप्टर में, बाकी अम्लों की हमें बात नहीं करनी है। फिर हम देखते हैं दुर्बल अम्ल। वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं और अधिक मात्रा में H+ आयन्स नहीं देते हैं। या तो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे, या वियोजित हो जाएंगे तो कम मात्रा में आपको क्या देंगे? H+ आयन्स। और प्रबल अम्ल क्या देंगे? अधिक मात्रा में H+ आयन्स देते हैं। और H+ आयन्स क्या होते हैं? आपके हाइड्रोनियम आयन होते हैं। तो जो H+ आयन्स कम देते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। और जो H+ आयन्स ज्यादा देते हैं वो होते हैं आपके प्रबल अम्ल। तो आपके दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं? दुर्बल अम्ल आपके ये लिखे हुए हैं, HCOOH और CH3OOH और HCl, ठीक है। ये आपके दुर्बल अम्ल हो गए। अब देखते हैं भौतिक गुण किसके हैं। ये अम्ल के भौतिक गुण हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अगर इन्हें टेस्ट किया जाए तो इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले रंग का लिटमस पेपर होता है एक, टेस्ट करने के लिए स्ट्रिप जैसी होती है, ठीक है। तो नीले रंग का लिटमस पेपर को ये लाल कर देंगे, ठीक है। और अम्ल की प्रकृति कैसी हो? संक्षारक होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे कैसी प्रकृति होती है इसकी? संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब ये क्या करते हैं? ये अगर आपके किसी भी धातु पे गिर जाए तो उसे क्या कर देते हैं? क्षय कर देते हैं उसका, तो उस पे जंग आना स्टार्ट हो जाएगी। संक्षारक होती है इसकी प्रकृति। बात करते हैं इसके रासायनिक गुण पे। तो भौतिक गुण हो गए, मतलब अम्ल की परिभाषा हो गई, अम्ल के भौतिक गुण हो गए, और अम्ल के अब रासायनिक गुण देखते हैं। तो अम्ल जो है, सबसे पहला रासायनिक गुण है धातुओं से क्रिया। तो अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण क्या होता है आपका? बनेगा यहाँ पे लवण, देखेंगे अम्ल और धातु की क्रिया करने पे लवण बनते हैं। तो और हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पे। जैसे कि फिर हम देख लें यहाँ पे, हम अम्ल ले लेते हैं अपना HCl, ठीक है। और यहाँ पे धातु ले लेते हैं हम अपनी सोडियम, ठीक है। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन करने पे ये अम्ल हो गया अपना, और ये धातु हो गई। क्या बनेगा? NaCl। और
हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H बचा ये आपका, तो हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 2 क्लोरीन हो गए तो यहाँ 2 क्लोरीन बैलेंस करने पड़ेंगे, और सोडियम आपके 2 हो गए तो सोडियम बैलेंस करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी धातु के साथ क्रिया। सोडियम क्या है, आपकी एक धातु है, उसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई और लवण बना। लवण क्या बना, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और ये है हाइड्रोजन गैस। क्या है ये, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं हम, किसी और को, तो क्या बनेगा देखते हैं। HCl से हम रिएक्शन करा देंगे Zn की, तो क्या बनेगा आपका, जेवी जिंक आपकी क्या है धातु, ये बनेगा आपका ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करेंगे तो Cl2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हो गया, 2ZnCl2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अम्ल की धातु से रिएक्शन करने पर हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आपको लिखना होगा इसमें, आप लिखेंगे कि अम्ल और धातुओं की अपक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इतनी बात लिखनी होगी और ये 2 रिएक्शंस आपको दे देनी होंगी। तो अम्ल की अपक्रिया जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही बातें हैं, या तो धातु कार्बोनेट होगा या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कहते हैं धातु बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, उससे क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और जल मिलेगा। तो जैसे कि देखते हैं, पहले हम कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं अम्ल की, तो हमने अम्ल ले लिया आपका HCl और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं धातु कार्बोनेट से, वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया धातु कार्बोनेट। रिएक्शन कराने पर आपको याद रखना होगा कि आप क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, वो बड़ा होता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन, सॉरी ये जल मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा साथ में। जब भी हम अम्ल और धातु कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे लवण कौन सा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाल दी, अब लवण बनेगा आपका CaCl2। यही तो बचा, देखिए 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाली, 1 ऑक्सीजन निकला, वो हाइड्रोजन के पास गया, H2O हो गया ये। ठीक है, और इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा लेंगे, तो ये बैलेंस हो गई आपकी। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहाँ से मिली, यहाँ से निकल गई, कैल्शियम ऐसी की ऐसी आ गया, 1 ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन पास गया, 2 हो गया, और Cl2 ये रहा। ठीक है, ये बैलेंस हो गई आपकी। ये हो गई धातु कार्बोनेट से रिएक्शन। अब बात करते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन। रिएक्शन कराएंगे तो HCl से कराते हैं हम, HCl प्लस, तो कौन सा होता है आपके पास धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हो गया। इससे रिएक्शन कराएंगे, फिर भी आपको यही उत्पाद मिलने वाले हैं, ये उत्पाद होते हैं। इधर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या बनेगा, अब आप लगा लेंगे यहाँ से हिसाब कि क्या क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपके ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया, Na रह गया, Cl रह गया, क्या मिलेगा आपको, NaCl। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन हो गई, ये हो गई धातु कार्बोनेट से, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब हम देखते हैं अपनी अगली वाली रिएक्शन कौन सी है, धातु ऑक्साइड से अपक्रिया। अम्ल की धातु ऑक्साइड से अम्ल की अपक्रिया, तो क्या होता है, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, तो लेते हैं हम अपना, ठीक है, HCl से रिएक्शन कराते हैं। HCl से रिएक्शन कराएंगे हम कॉपर ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड हो गया, कॉपर धातु है उसका ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। पहले तो आप जल बना दीजिए, जल बना दिया हमने, H2O, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, H2O हो गया। आपके पास क्या बचा अब, ये CuCl2, ये हो गया आपका लवण। ठीक है, ये बन गई। दूसरी और कोई सी रिएक्शन देखते हैं हम। ठीक है, H2SO4 के साथ देखते हैं, H2SO4 के साथ में देखते हैं। अब हम लेते हैं कौन सा धात्विक ऑक्साइड लेते हैं, हम लेते हैं Fe2O3। ठीक है, फेरस ऑक्साइड नाम है इसका, क्या नाम है, फेरस ऑक्साइड। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है आपका,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या बन गया कॉपर क्लोराइड। ठीक है, नाम लिख लेंगे आप। तो यहाँ से क्या बनता है, पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से आपको जल बनाना पड़ेगा। आपने जल बना दिया यहाँ पे। फिर बनता है इसके साथ में कौन सा लवण बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइज, ये है फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट। इसको बैलेंस करेंगे तो आपको 3H2SO4 लेना पड़ेगा, और इधर आपका बनेगा 3H2O बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका H2SO4 के साथ में फेरस ऑक्साइड की, फेरिक ऑक्साइड की अपक्रिया, फेरस ट्राई ऑक्साइड है ये आपका। ठीक है, इसकी अपक्रिया हो गई इसके साथ में, तो ये मिलेगा धातु ऑक्साइड के साथ में। ये अम्ल वाला टॉपिक आपका हुआ पूरा। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं देखकर, और आपको यहाँ पे थ्योरी में लिख लेना होगा कि अम्ल और धातु ऑक्साइड की क्रिया कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे इसको। अब चलते हैं अपने क्षार की तरफ। तो क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसे क्षारक भी कहेंगे या इसे भस्म भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास कितने क्षार हैं देखते हैं। NaOH हो गया, ये हो गया NaOH, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं OH का नाम यहाँ पे क्या होने वाला है, हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये के क्या होता है, पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये Ca क्या होता है, कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे क्षार हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं वो मेन मेन लिखे हुए हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे क्षार हैं, और हम देख के भी बता सकते हैं कि जिन चीज़ों के पीछे OH आता है वो क्या होते हैं, आपके क्षार होते हैं। इन्हीं क्षारों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। सोडियम NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस का नाम है, इसे कैसे पढ़ते हैं, CaOH का होल होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कैसे पढ़ेंगे, MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और लिखा हुआ है क्षार, क्या लिखा हुआ है, NH4OH, ये हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए NH3 आपका क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, NH3 होता है अमोनिया। ठीक है, और NH4 आपका क्या होता है, NH4 होता है आपका अमोनियम। अमोनियम, दोनों के नाम में फर्क है। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ एक हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये हो गया अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया, और NH4 होता है आपका अमोनियम। तो इसका नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारे क्षार भी दो तरीके के होते हैं, प्रबल और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो वही परिभाषा होगी जैसी अम्ल की है, सेम टू सेम है, सबसे आसान तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से एक लाइन में याद हो जाए। ठीक है, प्रबल क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। पढ़ेंगे OH माइनस आयन देते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। जैसे प्रबल क्षार हो गया आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। इस तरीके से ये सब क्या हो गए आपके एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए आपके प्रबल क्षार हो गए। ठीक है, ये जल में घोलने के बाद में अधिक मात्रा में आपको OH माइनस आयन देते हैं। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार की। दुर्बल क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। तो ये कम मात्रा में देंगे, वो अधिक मात्रा में देते हैं। तो ऐसा कौन से हो जाएंगे आपके दुर्बल क्षार, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैसे हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, सही से लिख देते हैं, आपको दिखेगा MgOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, वो दुर्बल क्षार होता है। ये होता है इनो में, जो आप मार्केट से इनो लेके आते हैं, उस इनो में MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पड़ा होता है उसमें इनो में, ताकि हमारे पेट की अम्लता दूर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्षार के भौतिक गुणों पे बात करते हैं। तो क्षार के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, क्षार स्वाद में आपके कड़वे होते हैं। ठीक है, और छूने पर क्या, छूने पर छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं आपके ये लाल लिटमस को, हाँ, क्षार को अगर आप छुएंगे तो ये कैसे होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं।
और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं, क्षार कर देंगे आपको, आपके लाल वाले को नीले में चेंज कर देंगे लिटमस को, ठीक है, लाल को नीला कर देंगे। लेकिन अम्ल क्या होते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा था, अम्ल क्या करते हैं, नीले वाले को नीले का लाल कर देते हैं। तो याद रखेंगे आप, लिटमस पेपर का ये टेस्ट है, ठीक है। तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब बात करते हैं इनके रासायनिक गुण पे। तो रासायनिक गुण में पहले देखते हैं कि धातुओं से क्रिया क्षार की। तो क्षार आप कोई सा ले लीजिए, हमने ले लिया NaOH ले लिया, ठीक है। NaOH की रिएक्शन कराएंगे हम, कौन सी धातु ले लें, Zn ले लीजिए, क्या ले लीजिए, Zn ले लीजिए, ठीक। लवण बनाएंगे दोनों मिलके, ये लवण बनाते हैं Na2ZnO2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे Zn आपके 2 हो जाएंगे, Zn ऐसे ही रहने देंगे और NOH आपको 2 लेने पड़ेंगे, तभी आपकी बैलेंस होगी। देखिए सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ भी 2 हैं, आपके हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2, ये रहे ऑक्सीजन जो 2, और Zn आपका 1 हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी Zn के साथ रिएक्शन। अब हम करते हैं एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन, 2NaOH, ठीक है, और एल्यूमिनियम भी आपको डबल लेना पड़ेगा, और रिएक्शन होके क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है, प्लस 2NaAlO2, ये लवण बन गया NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई धातु के साथ में रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये आसान है, आप याद कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगली में बात करते हैं हम कि धातु ऑक्साइड से अपक्रिया। तो धातु ऑक्साइड से जब भी क्षार की क्रिया होगी, धात्विक ऑक्साइड की, धात्विक नहीं, अधात्विक ऑक्साइड है आपका, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया शो नहीं करते हैं, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया कराएंगे क्षार की, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, लवण प्लस जल मिलेगा। तो लिखते हैं इसकी रिएक्शन, NaOH प्लस, ये हो गया आपका अधात्विक ऑक्साइड, ये कार्बन जो है अधातु है उसका ऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और क्या बनेगा आपका ये Na2CO3, Na2CO3 प्लस वाटर, ये बन गया आपका, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सूचक। बात करते हैं सूचक पे। सूचक क्या होते हैं, अम्ल और क्षार को पता करने के लिए सूचक की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा भी है, वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग या गंध देते हैं। सूचक गंध भी दे सकते हैं या फिर आपके रंग भी चेंज हो सकता है उनका, अम्ल में कुछ और रंग होगा और क्षार में उनका कुछ और रंग होगा। जैसे हम पीछे अभी क्षार और अम्ल में देखा था लिटमस पेपर, वो भी एक क्या है, सूचक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सूचक, हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। लिखा है प्राकृतिक रूप से प्राप्त सूचक क्या होते हैं, आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं, लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, लौंग हो गया, है ना, बहुत सारे हो जाते हैं ऐसे प्राकृतिक सूचक। फिर मानव निर्मित सूचक, मानव निर्मित सूचक आपको केवल यहाँ पे 2 पढ़ने हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन पढ़ना है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। तो ये होते हैं आपके मानव निर्मित। तो ये कैसे काम करते हैं, देखिए आगे टेबल बनी हुई है, टेबल में देखते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है, वो लिटमस पेपर क्या करता है, अम्ल में जब हम नीले लिटमस को डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है ना, और क्षार में नीले लाल लिटमस को डालेंगे तो वो हो जाएगा नीला, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर बात की थी कि अम्ल में आप नीला लिटमस डालेंगे तो वो लाल रंग देगा, और क्षार में आप लाल लिटमस डालेंगे तो कैसा रंग देगा, नीला देगा। हल्दी में, हल्दी क्या होता है, अम्ल में हल्दी का रंग चेंज नहीं होता है, हल्दी का रंग जैसा कि जैसे ही रहता है, नो चेंज होता है अम्ल के साथ में। और क्षार के साथ में अम्ल में वो सॉरी क्षार के साथ में हल्दी का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है, कपड़ों पे अगर हल्दी लग जाए आपके और आप साबुन लगा दें कपड़े धोने वाला, तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, बोलते हैं उसको रेडिश ब्राउन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज आपके अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में पीला रंग देता है। फिनोल्फ्थालीन आपका रंगहीन रहता है अम्ल में,
और क्षार आपका गुलाबी रहता है, गुलाबी हो जाता है क्षार में डालते ही फिनोप्थिलीन, ठीक है। और लौंग का क्या होता है, लौंग गंध देता है ना कि रंग देता है। लौंग के तेल का क्या, लौंग का तेल होगा यहाँ पे, लौंग का तेल, तेल यूज करेंगे हम यहाँ पे लौंग का। तो वो क्या होगा, लौंग का तेल क्या होगा आपका, तो लौंग का तेल क्या देता है आपको, गंध देता है, ठीक है, रंग नहीं देता, गंध देता है ना, महक आती है उसमें से। तो लौंग का तेल जब क्षार में डालें, उसमें अम्ल में डालेंगे तो उसकी जैसी गंध है वैसी ही रहेगी, और क्षार में डालते ही उसमें से कोई गंध नहीं आएगी। इस तरीके से ये सूचक हैं जो बताते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है। इस तरीके से हम उसे पता करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं उदासीनीकरण अवक्रिया की। उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होती है, अम्ल और क्षार की अवक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे अम्ल और क्षार को हम मिला देते हैं, जिसके मिलाने पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब लवण बनता है, सॉल्ट बनता है आपका, है ना। तो जैसे कि आप देखिए, हमने NaOH ले लिया क्षार, अब लिख गया तो हम इसे कट नहीं करेंगे, और अम्ल ले लिया HCl, इन दोनों के रिएक्शन करा दी, ये आपका क्षार है और ये आपका अम्ल है। तो रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, पहले तो आप वाटर बना देंगे, H2O बना देंगे, ठीक है, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे। अब क्या रह गया आपके पास, NaCl, NaCl बचा है तो NaCl बना दिया आपने, तो इसे बैलेंस कर लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी ये आपकी, ठीक है ना। अब क्या है ये, यहाँ पे अम्ल और क्षार की रिएक्शन से क्या बन गया, आपके सोडियम क्लोराइड लवण बन गया और आपका जल बन गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 2 और लगा लीजिए, आपका ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब प्रॉपरली बैलेंस हो गया। तो इसी क्रिया को आप क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसको, अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं पीएच स्केल पे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को काउंट करता है। तो वही वो क्या होता है, पीएच स्केल होता है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब है कि आपने अभी अम्ल की परिभाषा पढ़ी थी, अम्ल क्या देते हैं किसी भी विलयन में वियोजित होके H+ आयन्स देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो बस इन्हीं हाइड्रोजन आयन को ही ये काउंट करता है, और जब हाइड्रोजन आयन को काउंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल बताएगा। तो पीएच स्केल से हम उस विलयन की अम्लीयता पता करते हैं, ठीक है। तो ये उस लिखी हुई परिभाषा में लिखा हुआ है, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इस स्केल को विकसित किया गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एच बराबर लॉग 1 H+ आयन कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट किसकी है, सांद्रता की ब्रैकेट होती है यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं, सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है log 1 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लिखा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं और आगे। तो चलिए, ये है आपका पीएच स्केल, इसमें बीच में आपका लगा हुआ है 7 पे निशान, तो ये आपका उदासीन पॉइंट है। और बाकी 7 से लेफ्ट साइड में आपकी अम्लीय है और राइट साइड में आपकी क्या है, क्षारीय वैल्यूज़ है। तो इस तरीके का ये पीएच होता है। तो आप देख सकते हैं पीएच स्केल को, इस तरीके का पीएच है। तो बात करते हैं अपने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहला है आपके, हमारे उदर में पीएच का स्तर हमारी कार्य कौशल को नियंत्रित करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द तथा जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड अम्लों की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। नंबर 2, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा वो कहलाती है। जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में बहता है तो इसका पीएच मान जो होता है वो भी कम हो जाता है, नदी का पीएच भी कम हो जाता है, जिससे उसमें रहने वाले जलीय जीवधारियों को उत्तरजीविता कठिन से हो जाती है, मतलब उन्हें जीने के लिए काफ़ी कठिनाई होती है। जैसी वह आपकी अम्लीय वर्षा होती है तो वो क्या करती है, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को जीवन में कठिनाई उत्पन्न करती है। देखते हैं अपने थर्ड वाले को। थर्ड में कहते हैं बगीचे की मिट्टी का पीएच, है ना। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक है तो किसान
उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय उर्वरक मिलाते हैं। तो खेतों में जो अच्छी फसल के लिए क्या करते हैं, खाद वगैरह लगाते हैं, तो वो पीएच के हिसाब से लगानी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिना पीएच के देखे हुए वो अपने खाद लगा देते हैं। तो देखते हैं फोर्थ वाले पॉइंट को। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। 7 पे न्यूट्रल होता है और 7.8 तक क्षारीय हो जाता है, कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। अगर हमारे बॉडी का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। अगर पीएच लेवल आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो पीएच मेंटेन रखने के लिए ही मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है, जिससे बॉडी में बीमारियां कम आए। देखते हैं लास्ट वाले को, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को देखते हैं। तो ये दिया हुआ दंत क्षय और पीएच उसका, ठीक है। तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मुंह में उपस्थित शर्करा और खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। मतलब मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को शर्करा में तोड़ देते हैं और उसके बाद में क्या उत्पन्न करते हैं, अम्ल बनाते हैं। तो दंत मंजन के उपयोग से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको दांत क्षय को रोका जा सकता है। तो खाना खाने के बाद कहा जाता है कि दांतों को साफ कर लीजिए। यही कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है ताकि आपके मुंह का पीएच लेवल मेंटेन रहे, अम्लीय नहीं हो। अगर अम्लीय होगा तो दांतों के ऊपर एक लेयर होती है, एनेमल लेयर, जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जिसकी वजह से दांत आपके सबसे कठोर होते हैं। बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है दांत, ठीक है ना। तो वो एनेमल लेयर क्या हो जाती है, अम्ल की वजह से वो ब्रेक हो जाती है और दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद में आप ब्रश करके लेटें। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक को। तो कुछ सामान्य लवणों पे बात कर लेते हैं, जैसे कि जो जो हमें बनाने हैं यहाँ पे देखने हैं, 5 हमें देखने हैं। पांचों को हम पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसा मैंने लिखा है उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिख के आना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। पहला है कास्टिक सोडा, ये इसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र है NaOH, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है आपको। इसे बनाने की विधि देखनी है। बनाने की विधि क्या होती है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन ये नीचे लिखी हुई है कि हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड, ये रहा नमक, नमक का जलीय विलयन। तो नमक में हमने पानी मिला लिया, उस पर हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी उसमें, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा, और क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि क्लोरीन कहाँ पे मिलेगी आपको, एनोड पे मिलेगी। एनोड होता है प्लस का, और हाइड्रोजन मिलेगी आपको कैथोड पे, कैथोड होता है आपका माइनस का। माइनस वाले टर्मिनल पे आपको हाइड्रोजन मिलेगी और प्लस वाले टर्मिनल पे आपको क्लोरीन मिलेगी। मतलब एनोड पे आपको क्लोरीन और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक बंद कंटेनर में, इस तरीके का कंटेनर होता है, उस कंटेनर में ये इलेक्ट्रोड लगा के की जाती है। तो इन्हीं इलेक्ट्रोडों में हम करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक माइनस का होता है, एक प्लस का होगा। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या कौन कौन से हैं देखते हैं। साबुन और अपमार्जक बनाने में, ठीक है। धातुओं से ग्रीस हटाने में, कागज बनाने में, और कृत्रिम रेशों के निर्माण में, ठीक है। इतनी जगह इसका उपयोग किया जाता है। साबुन में भी पड़ता है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय है, क्षार है ये। और धातु से ग्रीस मतलब चिकनाहट को हटाने के लिए, कागज बनाने के लिए, और कृत्रिम रेशे बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगले वाले को देखते हैं। ब्रंजक चूर्ण पे बात करते हैं। सेकंड वाला पॉइंट है आपका, मतलब सेकंड वाला सॉल्ट है, क्या है, ब्रंजक चूर्ण। तो ब्रंजक चूर्ण का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम लिखा हुआ है आपके सामने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम O फॉर ऑक्सी और Cl2 क्लोराइड हो गया। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने की विधि क्या होती है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे, बस इतना सही है। क्या करना है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये रहा आपका शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये चूना है बुझा हुआ।
और इस पे हमने क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दी। ये क्या है आपकी गैस है, क्लोरीन गैस है, ये प्रोवाइड कर दी। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन गया और जल बन गया। ठीक है, ये बनाने की प्रोसेस हो गई। बनाने की प्रोसेस आपको पूरी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग कौन कौन से हैं। उपयोग है आपके कई उद्योगों में उपचायक के रूप में, लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के व्यंजन में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, पानी को फिल्टर करने के मतलब जीवाणुओं से जीवाणुओं रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब वो रोगाणुनाशक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं पानी को फिल्टर करने में। ठीक है, चलिए आगे वाले को देखते हैं। थर्ड वाला है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र होता है इसका NaHCO3। ठीक है, बनाने की प्रोसेस क्या है, बनाने की प्रोसेस बहुत आसान है। आपका जो पीछे वाले में आपने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो वहां पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो देखिए ये रहा आपका जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड का इतना, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये अमोनिया गैस पास कर दी और आपको क्या बन के मिल गया, सोडियम बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा मिला है आपको अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे लिख देते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या बना है, NH4Cl बना है। इसका उपयोग देखते हैं तो क्या क्या उपयोग है इसके, बनाने की विधि आपको याद रखनी पड़ेगी और इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में, खाना बनाने में और एंटासिड के रूप में। ठीक है, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। एंटासिड होता है एसिड का उल्टा क्षार होता है, तो उसमें हम जब एसिड में, एसिड मतलब अम्ल, ठीक है, अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, और क्षार को आप क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल में जब हम क्षार डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। तो ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का है ये। ठीक है ना। अब बात करते हैं धावन सोडा पे। धावन सोडा फोर्थ नंबर पॉइंट है आपका ये। तो धावन सोडा कैसे बनता है और क्या इसका रासायनिक नाम है, देखते हैं। रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, डेका मतलब 10, केमिस्ट्री में डेका को 10 कहते हैं। एक है ना, डेका के लिए 10 कहते हैं। एक के लिए मोनो कहते हैं, दो के लिए डाई कहते हैं, तीन के लिए ट्राई कहते हैं, ऐसी 10 के लिए डेका कहते हैं। तो ये डेकाहाइड्रेट है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र आपके सामने है, Na2CO3.10H2O है। बनाने की प्रोसेस क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाने पर। ये रहा सोडियम कार्बोनेट आपके सामने, इसमें हमने 10 अणु वाटर के मिला दिए। क्या है ये, 10 अणु हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जो हमने मिलाए हैं सोडियम कार्बोनेट में। ये कौन है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बन गया आपका, Na2CO3.10H2O बन के तैयार हो गया। उसके उपयोग देखते हैं। तो इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग है आपके कांच तथा साबुन उद्योग में, है ना। कांच और साबुन को बनाने में प्रयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है ये, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये धावन सोडा है आपका। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट टॉपिक है ये इस वाले चैप्टर का आपका। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका, पीओपी होता है। पीओपी जैसा कि आपने देखा होगा घर में डिजाइनिंग के काम में आता है, या हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर होता है, वो इसी का होता है, पीओपी का। तो इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट तो भी लिखा हुआ है, देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O। ठीक है ना। बनता कैसे है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये रहा आपका जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है। जिप्सम है ये आपका, क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ध्यान रखा जाएगा, टेम्परेचर की यहाँ पे मेन जरूरत है। यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं करना है, टेम्परेचर सेट है बिल्कुल, तभी आपके ये आधा मॉलिक्यूल आपका वाटर का बचेगा, वरना ऊपर नीचे टेम्परेचर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये टेम्परेचर सेट रखना होगा। तो CaSO4.2H2O को हम 373 केल्विन पर हीट करेंगे। हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे आपके। मतलब ये कितना है, 1.5, आधा निकल गया।
2 में से आधा ये आ गया तो 1.5 बचेगा ये, तो ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। देखते हैं इसका उपयोग क्या है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर यूज करते हैं। खिलौने व सजावट के उपयोग में खिलौने बनते हैं और घर में सजावट होती है। और किसी भी सतह को चिकना करने में घर में दीवारों पर चिकनाहट लाने के लिए ये यूज किया जाता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखाई गई हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए।